बेसिकली आज देखो, अगर हम 3 टॉपिक को लेके चलेंगे, सबसे पहला पूरा इंट्रो जानेंगे, इनकम टैक्स कहाँ से आया। बेसिकली इससे लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद से इसके जो बेसिक डेफिनेशन है वो जानेंगे कि आखिर इनकम टैक्स में किस तरीके से बदलाव आए और चलो बेसिकली अगर टैक्स की बात करें, कोई टैक्स का डिफिनेशन बताओ तो। सबने पढ़ा है 2-3 महीना का। हाँ बताओ। A tax is a payment, mandatory payment which a person gives on his income basically. Or sometimes देखो indirect tax also. There's an indirect tax which we have to give on while purchasing anything. देखो, अगर इनकम टैक्स सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, हम टैक्स क्यों पे करते हैं। देखो इसलिए भाई कंपलसरी पेमेंट है, कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट फॉर यूजिंग द पब्लिक रिसोर्सेज। हम जो भी गवर्नमेंट्स के पब्लिक रिसोर्स, जो भी गवर्नमेंट हमको सर्विसेज देती है, उसके बदले हम जो भी उनके सर्विसेज को यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक रिसोर्सेज जो भी, उसके लिए हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। ठीक है, अब ये टैक्स किस तरीके से पे कर सकते हैं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछी है क्या इनकम टैक्स क्या है, तो इसको हमेशा 3 ऑप्शन देगी, कंपलसरी है, नहीं है। ठीक है, तो हमेशा क्या है, इनकम टैक्स क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट होता है। क्यों देते हो भाई, पब्लिक रिसोर्सेज यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी के थ्रू, हम अपने देश के मतलब डेवलपमेंट के लिए देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैं थोड़ा सा ये पेन टैब है तो मैं वर्ड बोलूंगा, उस पर ध्यान देना। मैं अभी सीख रहा हूँ चलाना, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो मैं वर्ड पूरा लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं एंट्री। और या तो हम इनकम टैक्स सिस्टम की बात कर रहे हो तो रीपे द डेट, हमको मतलब पूरा पढ़ना पड़ा। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स में सबसे मेन मोटो यही था कि ये कंपलसरी पेमेंट है, जब भी पब्लिक रिसोर्सेस हम यूज करते हैं तो उसके बदले हमें टैक्स पे करना होता है। क्यों देना होता है, क्योंकि ये फाइनेंस रेज करते हैं और इससे क्या होता है, देश में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो इंडिया में टैक्स सिस्टम की बात करें तो इंडिया में 2 तरीके के टैक्स स्ट्रक्चर है करंट में देखा जाए तो। टैक्स को अगर हम बात कर सकते हैं, पहला टैक्स क्या है, अब ध्यान देना, इसमें ध्यान देने वाली बात है। और Sir, direct tax is that tax which we pay directly to government through our incomes. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो Sir, करता है। और ये नेचर कैसा होता है, क्यों नेचर का होता है, ये क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी 100% पूछेगी कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किस नेचर का होता है, तो प्रोग्रेसिव। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये डिफरेंट पर्सन पे करता है। मतलब ये चाहे जिसमें जैसे डायरेक्ट मोर टैक्स, ठीक है, हम जितना जैसे लेवी और बर्डन क्या होना चाहिए, सेम पर्सन पे होता है, बट जबकि इनडायरेक्ट में लेवी और बर्डन क्या होता है, डिफरेंट पर्सन पे होता है। और डायरेक्ट टैक्स में दो क्वेश्चन याद रख लो। सबसे पहला, डायरेक्ट टैक्स किस पे ऊपर पड़ता है, इस पे, इसका नेचर क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर। और इनडायरेक्ट कैसा होता है, प्रोपोर्शनल नेचर का होता है। नेचर भी होता है, आई थिंक कि नहीं, रिग्रेसिव नेचर इनडायरेक्ट है। देखो प्रोग्रेसिव नेचर होता है या प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर दोनों यहाँ पे कस्टम ड्यूटी या कस्टम फ्रेट आएगा तो उसकी बात करेंगे वहां पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम सिर्फ 2 टैक्स की बात कर रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव होता है और एक प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। इसमें क्या होता है कि बर्डन जो होता है डिफरेंट परसेंट क्या होगा, चाहे आदमी पैसा कमाए या ना कमाए, सबको क्या होगा, सेम, सभी को पेमेंट करना होता है। ठीक, कंट्रोल कौन करता है, सीबीडीटी का ये फुल फॉर्म बताओ। और इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल कौन, इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल कौन करता है, इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल कौन करता है, सीबी, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ कस्टम्स। ठीक है, इसे सीबीसी और इसको सीबीडीटी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये बेसिक था, जिसमें से तुम्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म पूछेगा या तो कंट्रोलर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस पूछ लेगा, दोनों में से कोई एक तरीके से। डायरेक्ट टैक्स का नेचर कैसा होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सीबीआईसी का फुल फॉर्म बता दीजिए एक बार फिर से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी का फुल। हाँ ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद है। और 100% सीबीडीटी और प्रोग्रेसिव टैक्स, ये 2 सवाल 100% आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब देखो डायरेक्ट टैक्स तो है, अब डायरेक्ट टैक्स में क्या किया गया, पहले क्या, डायरेक्ट टैक्सेस में हम कितने टैक्स को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस में देखो पहले तो इनकम टैक्स आता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। ठीक है,
फिर स्टैम्प ड्यूटी आता है, फिर स्टेट टैक्स आता है, अल्ट्रेशन, कैपिटल गेन टैक्स और गिफ्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स डिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। स्टैम्प ड्यूटी कौन चार्ज करता है? स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है, ठीक है। और कैपिटल गेन जो होता है, गेन का कॉन्सेप्ट आता है, तुम्हारे मन में दो सवाल आना चाहिए। पहला कौन सा सवाल आना चाहिए, कितने तरह का था कैपिटल गेन? कैपिटल होता है, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है? डे टू डे एक्सपेंडिचर का होता है। और कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सिर्फ एक ही बार करता है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी इसमें से एक सवाल पूछेगी, कॉर्पोरेट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, इसी सवाल को लेके पूछेगी कॉर्पोरेट का पार्ट है, ठीक है। तो ये सवाल आना 100% कंफर्म है इसमें से। अब वही लखनऊ यूनिवर्सिटी बात करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस में अब सभी टैक्स को एक साथ क्या किया गया? मिला दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सभी टैक्सेस को एक साथ मिला दिया गया है। जैसे जीएसटी, जीएसटी में कितने टाइप हो गए? 4 हो गए। यस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, ठीक है, यूटी जीएसटी, ये सभी इस तरीके को मिला। फिर बाकी तो जीएसटी इज ना पार्ट ऑफ, ठीक है, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये 4 से 5 सवाल जो अभी तक मैंने बताए हैं, ये पूरे कंफर्म है, आने की उम्मीद है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। समझ में आया ये? यस सर। कोई भी कंफ्यूजन? अब चलो हम इनकम टैक्स की शुरुआत करते हैं। कहां से आया था इनकम टैक्स, किस तरीके से बना था? पहले इनकम टैक्स एक्ट, और ये रूल कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में? 1962 में हुआ था। कब बना था? 1961 में बना था, ठीक है। और ये जो रूल बना था वो कब तक बना था? नेक्स्ट एक्ट में 23 चैप्टर होते हैं, ठीक है, 298 सेक्शन होते हैं। लिखना होगा, लिख लेना। बस यही पूछता है कि इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन होते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन होते हैं? 290 शेड्यूल होता है। इनकम टैक्स एक्ट में 14 शेड्यूल होता है, 14 शेड्यूल होता है, ठीक है। और इसमें अमेंडमेंट कैसे होता है? इनकम टैक्स एक्ट बना तो इसमें अमेंडमेंट किस तरीके से होता है? भाई एक बार टैक्स बना दिया तो गवर्नमेंट ने वैसे तो छोड़ दिया, छोड़ा नहीं होगा। तो इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? अमेंडमेंट थ्रू फाइनेंस एक्ट, ठीक है, नोट करते जाना, ठीक है। बजट प्लान करती है, उसी में क्या होता है, इसके अमेंडमेंट से लेके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये पूरा इनकम टैक्स कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? अभी तुम लोगों ने बताया था इनकम टैक्स कलेक्ट, हाँ। और किसके अंडर आता है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंस टैक्स होता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट? सभी ने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है इनकम टैक्स एक्ट में? कितने चैप्टर हैं? 23 चैप्टर हैं, 298 सेक्शन है, ठीक है। कितना शेड्यूल है? 14 शेड्यूल है इनकम टैक्स में, ठीक है। अमेंडमेंट किसके थ्रू होता है? फाइनेंस एक्ट के थ्रू होता है। जब भी गवर्नमेंट अपने बजट पास करती है, उसी के वजह से क्या होता है, इसमें अमेंडमेंट होते जाता है। कंट्रोल किसके द्वारा, कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? सीबीडीटी के द्वारा किया जाता है। सीबीडीटी किसके अंदर आती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। और ये एक डायरेक्ट टैक्स है और ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। अब इसमें से एक सवाल तो आएगा कि इनकम टैक्स एक्ट कब पास हुआ था? तो 1961 में पास हुआ था। इसके रूल कब बने थे? 1962 में बने थे। इससे दो सवाल आएगा, रूल होते हैं। इनकम टैक्स में 14 शेड्यूल होते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट किसके द्वारा होता है? फाइनेंस एक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो हो गया, ये समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्स है क्या, कितने सेक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसमें से लखनऊ यूनिवर्सिटी लगभग 2 से 3 सवाल पूछेगी, याद रख लेना। सवाल क्या था मैंने बता दिया, सभी ने नोट किया होगा, ठीक है। अब चलो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। गवर्नमेंट के पास अगर 1 रुपया करती है, ठीक है, तो अगर 1 रुपये से उठा के देखें तो देखो, अगर 1 रुपये गवर्नमेंट के पास आया है तो किस किस सोर्सेज से पैसा आएगा और गवर्नमेंट उसको कहाँ लेके जाएगी, मतलब किस तरीके से उसे अपना एक्सपेंडिचर करे। सबसे पहले देखो, गवर्नमेंट के पास 20% गवर्नमेंट हर साल क्या करती है? लोन लेती है, ठीक है। 18 पैसे मतलब 18 पैसा जो होता है 1 रुपए का, वो जीएसटी के थ्रू कलेक्ट करती है। 17 पैसा कलेक्ट होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितने पैसे कलेक्ट होते हैं? 10 पैसे। और वही बात करूं एक्सरसाइज ड्यूटी से, गवर्नमेंट 7 पर, ठीक है, 6 पैसे नॉन टैक्स के थ्रू कलेक्ट करती है। तो जैसे मान लो गवर्नमेंट के पास अगर ये 1 रुपया आया, तो जनरली लखनऊ यूनिवर्सिटी तुमसे एक सवाल पूछेगी कि गवर्नमेंट का अगर टोटल मतलब टोटल इनकम को अगर मान लियो 1 रुपये डिफाइन करते हैं, तो कितने पैसे इनकम टैक्स से थ्रू प्राप्त करती है। तो ये फाइनेंस एक्ट 2021 में 2021 के, तो इस बात को ध्यान रखना। तो अभी करंट का जो डेटा है 14% है, तो इसे 14% कर लेना अपने कॉपी में, जो भी तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है, 14% होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2020 का डेटा था। अगर हाँ बताओ, इसका एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मुझे लिखना है। जैसे मान लो गवर्नमेंट के पास अगर टोटल गवर्नमेंट के पास 1 रुपए की रेवेन्यू आ रही है, 1 रुपीज गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, तो वो कैसे कहाँ से पैसे मिलता है? तो उसमें इनकम टैक्स का पार्ट कितना होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स का जो पार्ट होता है 1 रुपया मिलेगा गवर्नमेंट को, तो उसका 14 पैसा जो होगा वो इनकम टैक्स का पार्ट होगा, ठीक है।
अब देखो गवर्नमेंट अगर 1 रुपया लाती है तो इसे कैसे एक्सपेंड करती है, मतलब कैसे एक्सपेंडिचर करती है, इसको भी हमने समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करती है, स्टेट शेयर और ड्यूटीज को पेमेंट करती है। यहाँ पे 20 पैसा से लोन लेती है, उस पे इंटरेस्ट हर साल 18 पैसे पेमेंट करती है, ठीक है। और सेंट्रल सेक्टर के स्कीम में 13 पैसे अपने लगा देती है। फिर फाइनेंस कमिश्नर जो स्कीम होते हैं उनमें 9 पैसे खर्च करती है, डिफेंस में 8 पैसे खर्च करती है, लोगों के पेंशन में 6 पैसे दे देती है और सब्सिडी में 6 पैसे देती है। तो जनरली यहाँ से बस तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाना था कि अगर मान लो टोटल इनकम गवर्नमेंट 1 रुपए कमाती है तो अपने पैसे कैसे लाती है और कैसे एक्सपेंड करती है। तो होपफुली ये समझ में आ गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी बस इससे एक ही सवाल पूछ सकती है कि अगर गवर्नमेंट का टोटल रिवेन्यू जो भी आता है उसमें से इनकम टैक्स की बात करो तो कितना होगा, केवल 14 पैसे होगा, ठीक है। 14 पैसे उस तरीके से यहाँ पैसे दिया हुआ, ठीक है। अब तुम्हारे मन में 3 सवाल आएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल, अगर इनकम टैक्स को समझने के आम भाषा में बताऊं तो 3 सवाल आता है दिमाग में, ठीक है भाई। व्हेन मतलब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात आएगी, ठीक है। कौन पे करेगा टैक्स और एसएससी, ठीक है। और वन वर्ड, तो ये 3 चीजें दिमाग में आती हैं जब भी हमारे दिमाग में जब टैक्स की बातें की जाती हैं तो हम 3 चीजों को जनरली लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हेन टैक्स इज पेड, ठीक है। टैक्स किस तरीके से पेड होता है, तो टैक्स 2 तरीके से पेड होता है, ठीक है। एक होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर। होपफुली सभी लोग जानते होंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि टैक्स पढ़ते हुए तुम लोग को 4 से 5 महीना तो हो ही गया होगा। चलो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन बताओ कोई, या प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन बता दो। It's basic 12 month which start from 1 April to 31st March basically, and it is preceding, it is before the, I mean after, before the assessment year, I mean before the previous year. सही है। देखो जब भी टैक्स की बात, पेड की बात आती है तो हम 2 तरीके से कॉन्सेप्ट होते हैं। पहले ईयर सोच लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा स्टार्ट होता है 1 जनवरी से लेके कब तक, 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है 31 मार्च तक। तो जो जिस ईयर का पैसा, मतलब जब भी हम अपने टैक्स पे करते हैं तो पहले प्रीवियस ईयर के टैक्स को हमेशा क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। जो पैसा इनकम अर्निंग इन प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर, तो वो क्या करते हैं, हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। असेसमेंट ईयर का मतलब ये होता है कि असेसमेंट ईयर का मतलब ये होता है कि जिस ईयर में हम पुराने, मतलब जो भी अभी करंट है, प्रीवियस ईयर जो गुजरा हुआ उसके टैक्स को जब हम पे करते हैं उसी को असेसमेंट ईयर बोल देते हैं। प्रीवियस ईयर जिस साल हम पैसा कमाए थे उसको हम प्रीवियस ईयर बोल देते हैं, ठीक है। या तो हम जनरली अभी करंट में जो इनकम टैक्स एक्ट किस रूल को मानता है, केवल हमें फाइनेंशियल फ्लो करना होता है, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गए? Yes sir. देखो अगर प्रीवियस ईयर एक आम भाषा में बोलो कि इनकम इन ईयर टैक्सेबल इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इट्स कॉल्ड प्रीवियस ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर जो ईयर मतलब प्रीसीड कर रहा है वही हम असेसमेंट ईयर बोल देते हैं। तो ये होता है। अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, हमारे कुछ रूल एक्सेप्शन है। जैसे मान लो 5 एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है, कि हमको असेसमेंट ईयर में ही इनका टैक्स पेमेंट कर देना पड़ता है, ठीक है। पहला क्या है, और ये किस सेक्शन के अंडर में आता है, पहला है शिपिंग बिजनेस इन लॉन्ग इंडियन पोर्ट में होता है, लगता है 7.5% लगता है। इसका जो टैक्स पे करना होता है वो उसी ईयर पेमेंट कर देना होता है। इसका जो टैक्स पेमेंट होता है वो असेसमेंट ईयर में ही हो जाता है, ठीक है। इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इन इंडिया, ऐसा कोई पर्सन हो, ठीक है, जो इंडिया से क्या कर रहा है, इंडिया को छोड़ के जा रहा है, किसी विदेश में जा रहा है, ठीक है। अब वो इंडिया वापस कभी नहीं आएगा, तो उस केस में भी हम उनके इनकम जो होता है वो टैक्सेबल किस ईयर में होता है, वो असेसमेंट ईयर में ही हो जाता है, ठीक है। और जो शिपिंग बिजनेस ऑफ रेजिडेंट के अंदर आता है, ये जनरली नहीं पूछता, लेकिन इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इन इंडिया वो किस सेक्शन के अंदर आता है, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है तुम्हारा असेसमेंट बॉडीज फॉर्म, ठीक है। जैसे ये किसी मतलब कोई भी हो पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई भी मतलब हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक हमारा पर्पस है, ठीक है। पर्पस के बाद क्या होगा कि वो खत्म हो जाए, तो उसमें भी हम असेसमेंट ईयर के थ्रू टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। और एक केस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और टैक्स। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे डिसीजिंग पर्सन होता है, मान लो कोई घर का होता है, ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है, उस ईयर क्या होता है, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स होता है वो बिजनेस प्रोफेशन, जैसे कोई भी बिजनेस शुरू हुआ था, अब क्या हो रहा है कि बंद हो रहा है, तो बंद होता है तो उसी समय क्या होता है, उसी असेसमेंट ईयर में ये टैक्स पे कर देते हैं। ये 5 एक्सेप्शन है अंदर आता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम पर्सन लिविंग इन इंडिया 174 सेक्शन के अंतर्गत आता है। और
असेसमेंट बॉडी ये 174 ए के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है 175 सेक्शन 175 के अंतर्गत आता है, और डिसकंटिन्यू ऑफ द बिजनेस 176 सेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये 6 सेक्शन है जिसके जनरली सेक्शन पूछे जाते हैं, और इसका एक्सेप्शन पूछा जाता है। या तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन दे देता है कि पर्सन जो ऐसा होगा वो किस ईयर टैक्स पे करेगा, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, उसमें पूरा लिखा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, असेसमेंट ईयर में पे करना है। या लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर थोड़ा सा इसमें घुमाएगी, बस ये पूछ सकता है कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो सेक्शन 176 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये होपफुली मतलब ईयर में ही पे करते हैं, जिस साल पैसे कमाते हैं उसी साल वो टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। इनको असेसमेंट ईयर आने की इंतजार नहीं होता, वो चलता रहता है, उसी में पे कर देते हैं टैक्स, ठीक है। ये होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ सभी को, या सेक्शन पूछना है किसी को? बोलो सभी। क्लियर होगा, ठीक है। अब चलो सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। Who pays the tax? मतलब टैक्स पे कौन करता है, ठीक है। Who pays the tax? पर्सन, देखो तो सबसे पहले दिमाग में आता है पर्सन, ठीक है। और पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से लोग, तो पर्सन किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लखनऊ यूनिवर्सिटी पूछती है। और इस बार भी यही क्वेश्चन पूछेगी कि पर्सन कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और पर्सन में कौन कौन से आता है, ठीक है। फिर एचयूएफ आता है, फिर कंपनी आता है, फिर फॉर्म आता है, फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है, ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल, ठीक है। ये लोग पर्सन में आते हैं। अब इंडिविजुअल की बात की जाए तो कोई भी पर्सन, एनी ऑफ द पर्सन। एचयूएफ इंडियो अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, कर्ता मेन होता है, तो कर्ता कंपनी का। कंपनी में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होता है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे कोई भी ग्रुप बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उनके लिए होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स पे कर सकते हो। आर्टिफिशियल जुडिशियल का जो होता है, लोगों का जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अलग होता है, ठीक है। तो अब पर्सन में कौन कौन से लोग हैं, इंडिविजुअल आया, एचयूएफ आया, कंपनी आया, फॉर्म आया। तो बस लखनऊ यूनिवर्सिटी तुमसे एक ही सवाल पूछती है कि पर्सन मतलब जो होता है वो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा 100% कि पर्सन कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पर्सन जो होता है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, और इसमें से ध्यान से बताना सभी लोग कि कौन किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वो कौन सा पर्सन है, इसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कि ये कौन से पर्सन के। सर लोकल अथॉरिटी जुडिक्शन, आई थिंक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल। पीएनबी बैंक किसके अंदर आएगा, पंजाब नेशनल बैंक कैसे आएगा, ये किस एक्ट के थ्रू फॉर्म होता है, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है। आरबीआई को नहीं, मैंने पीएनबी बैंक को पूछा, तो ये कंपनी एक्ट के थ्रू जनरली फॉर्म होता है। तो ये कंपनी आएगा, ये क्या है, ये it will also come in company act because it's an enterprise. नहीं, इंटरप्राइजेज है, देखो नाम से पहचानो, कंपनी होगा उसका डिफरेंस होगा, इंटरप्राइजेज है यहाँ पे। तो क्या होता है, फॉर्म पड़ा होगा। और एलजीओ ग्रुप, जैसे हम लोग का जो ग्रुप है वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करने को पूछा जा सकता है, कोई भी नाम दे देगा और उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए दे देगा। तो इस तरीके को क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार तो हम लोगों से यही पूछा गया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी किसके अंतर्गत आती है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। So Lucknow University is लेकिन ये हुआ basically artificial judicial person. जुडिशियल पर्सन, हाँ। And इसमें से sir, कोई एक you सवाल आता है, okay? And हम लोग का Jayantri एसोसिएशन ऑफ Enterprise. पर्सन है, जैसे हम लोग कई साल लोग एक साथ ग्रुप आए, फिर हमने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया और शुरू कर दिया अपना बिजनेस, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुआ, ठीक है। और ये इंटरप्राइजेज जो है वो क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है। बैंक क्या है, कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर होती है, या तो 1956 या तो 2018, ठीक है, 2013, ठीक है। ये क्लियर हुआ। पर्सन की डिफिनीशन, पर्सन में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। Sir, I have a question that when we say, I mean, association of person, हाँ, then there तो are वहाँ two पे क्या options. होता है, Sir, वहाँ there पे are क्या two होता options. है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर फॉर्म करते हैं वहाँ पे, तो उसी को कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। Yes, तो उसमें सर दो ऑप्शंस में मुझे एक कंफ्यूजन है, एक एनी काइंड ऑफ पर्सन है, एक एनी पर्सन अदर देन। तो कौन सा राइट होगा, एनी पर्सन अदर देन कि एनी काइंड ऑफ पर्सन? एनी काइंड ऑफ पर्सन, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कई लोगों के ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी पर्सन हो, आ रहा है, स्टार्ट कर रहा है, बट ठीक है, एमसीक्यू एसोसिएशन में ऑफ पर्सन होना चाहिए। बट आपने एमसीक्यू में एनी अदर पर्सन लिखा है ना, दैट्स व्हाई मैंने पूछा। चलो सही कर देना, गलतियां होती रहती हैं, अब कितना कोई करे।
चलो भाई, एसएससी कौन होता है, बात किए थे हम लोग। Who pay? हाँ ठीक है, एसएससी किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ठीक है, के अंतर्गत आता है। एनी ऑफ द पर्सन हु पे द एनी टैक्स और अदर देन सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, मतलब कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एसएससी कहते हैं। देखो अब इसमें होता है कि एवरी एसएससी इज ए पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन एसएससी, ठीक है। अब हर कोई तो टैक्स पे नहीं करता है, ठीक है, जो पर्सन टैक्स पे करता है उसे एसएससी करते हैं, जो नहीं टैक्स पे करता है उसे एसएससी नहीं करते। तो इस बात को ध्यान रखना। अब इसमें अब टाइप्स ऑफ एसएससी जनरली पूछा जाता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसएससी। तो पहला टाइप्स क्या होता है, अब इसमें 3 टाइप से होते हैं एसएससी, 3 ऑर्डिनरी एसएससी, ठीक है, और एक होता है डीम्ड एसएससी, ध्यान से लिख लेना, अपने कॉपी में लिखना होगा तो, और एक होता है अपना टैक्स पे कर देता है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन होता है, ठीक है, जो अपना खुद का टैक्स पेनल्टी सब कुछ पे करता है, वो ऑर्डिनरी एसएससी। डीम्ड एसएससी कोई बैंक है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव टैक्स पे करता है, तो वो डीम्ड एसएससी माना जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये होता है एसएससी इन डिफॉल्ट, जैसे कोई भी मान लो डिसीज हो गया, उसके जगह पे किसी ने लेके रखा कि हाँ मैं टैक्स पे करूंगा, वो हो गया एसएससी डिफॉल्ट। वो फेल हो गया था, जैसे कोई भी एसएससी था फेल हो गया था, तो उसके जगह पे ये डिफॉल्ट एसएससी आता है, ठीक है। तो एसएससी के बारे में सभी को कंफर्म हो गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी बस 3 सवाल पूछेगी कि डीम्ड एसएससी किसे कहते हैं। तो डीम्ड एसएससी वो पर्सन होता है जो किसी कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। एसएससी कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे एसएससी का पूरा, तुमने मीनिंग समझ लिया, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ एसएससी क्या होता है। एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करता है, सीधा सिंपल। कौन से सेक्शन के अंतर्गत होता है, 7 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो मीटिंग अभी एंड हो जाएगा, तुरंत ज्वाइन कर लेना दूसरे से, ठीक है। Yes, sir. देखो हमने पढ़ लिया व्हेन टैक्स इज पेड, हु पे द टैक्स, एसएससी खत्म कर लिया, ठीक है। अब हम टैक्स किस पे टैक्स पे करते हैं भाई, व्हेन टैक्स इज पेड, ठीक है।